अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक रिकरेंट मिसकैरेज है और इसमें अगर कॉजेज़ अच्छे से माइंड में होंगी तो इंशाल्लाह इसकी मैनेजमेंट इजी होगी। मिसकैरेज की डेफिनेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस हैज़ रीच्ड वायबिलिटी, जो कि हमारे सेट में 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उसमें WHO ने, जहाँ पे पेशेंट्स को अपनी LMP याद नहीं होती, नॉलेज नहीं होता प्रेगनेंसी से रिलेटेड इतना, तो वहाँ पे उन्होंने अगर बच्चे का वेट जो है 500 ग्राम से ज़्यादा है, दैट्स मीन कि वो वायबल फीटस था, और अगर 500 से कम था तो वो नॉन वायबल उसको कंसिडर करते हैं। मतलब एज ऑफ वायबिलिटी जो है वेट के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं, इफ़ बेबीज़ वेट इज़ मोर देन 500 ग्राम्स। तो मिसकैरेज की डेफिनेशन होगी। मिसकैरेज की टाइप्स जो होती हैं उसमें स्पोरेडिक होता है और रिकरेंट होता है। स्पोरेडिक मिसकैरेज क्या होता है? इरेगुलर, किसी भी वजह से हो गया, हो सकता है प्रीवियस प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी और इस दफ़ा उसको मिसकैरेज हो जाए। रिकरेंट मिसकैरेज की जो डेफिनेशन होती है वो है 3 और मोर कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉसेस, यानी एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है, उसमें कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं होगी। 3 और मोर कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉसेज आर टर्म्ड एज रिकरेंट मिसकैरेजेस, और ये 1% कपल्स को अफेक्ट करते हैं। जो स्पोरेडिक मिसकैरेज होता है उसका जो रिस्क होता है वो 15% कपल्स को अफेक्ट कर होता है स्पोरेडिक मिसकैरेज। कॉजेज़ में इसकी एक तो एज इंडिपेंडेंट फैक्टर है इसकी कॉज में, और दूसरा प्रीवियस हिस्ट्री। अगर पेशेंट की एज जो है वो 35 से ज़्यादा है और तो उसमें रिस्क होता है रिकरेंट मिसकैरेजेस का, और दूसरा अगर प्रीवियस उसके एक मिसकैरेज है तो फर्दर मिसकैरेज होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें जेनेटिक कॉजेज़ आती हैं। जेनेटिक कॉजेज़ 27 से लेके या 29 से लेके 57% तक रिकरेंट मिसकैरेजेस में देखी गई हैं। समटाइम्स रिकरेंट मिसकैरेज में क्रोमोसोमल यूप्लॉइडी होती है। क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनमें मिसकैरेज हो जाता है। तो जो स्पोरेडिक मिसकैरेजेस होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, उसमें 70% जब उनकी जेनेटिक स्टडी कराई गई है तो उसमें देखा गया कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन है 70% तक, जबकि रिकरेंट मिसकैरेजेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो 29 से 57% तक कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स में एक तो पेरेंटल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स होती हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो क्या है कि उसमें अगर पेरेंटल जीनोम है, ठीक है, जो फादर की तरफ से है, उसमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस भी होती हैं, रोबोस्टोनियन ट्रांसलोकेशंस भी होती हैं, बैलेंस ट्रांसलोकेशंस हैं, और ये 3 to 5% कपल्स को अफेक्ट कर रही होती हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस में। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होती है कि इसमें जो टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं 2 क्रोमोसोम्स के, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जो रोबोस्टोनियन ट्रांसलोकेशन होती है उसमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट्स मीन जो उनका सेंटोमियर होता है वो एक लॉन्ग आर्म होता है और दूसरी साइड पे जो है एक शॉर्ट आर्म होता है, मतलब सेंटोमियर इनका टिप पे होगा, ठीक है। तो इनको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं, और इनके जो शॉर्ट आर्म्स हैं दोनों क्रोमोसोम्स के, वो अलग हो जाते हैं, वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, और शॉर्ट वाला वो आपस में बना लेते हैं। तो इसको रोबोस्टोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, जो कि एक्सचेंज होता है, या सेंट्रल फ्यूजन ऑफ 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज रोबोस्टोनियन ट्रांसलोकेशन। ठीक हो गया। तो पेरेंटल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स जो होती हैं, बैलेंस ट्रांसलोकेशंस जो होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए। जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 29 से 57%, जिसमें पेरेंटल जो हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स वो 3 to 5% होती हैं, कपल्स को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा फीटल एन्यूप्लॉइडी होती है और पॉलीप्लॉइडी होती है, ये भी जेनेटिक फैक्टर्स में आते हैं। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग है। पॉलीप्लॉइडी है अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसी तरह ट्राइसोमी है अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, और मोनोसोमी अगर एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, ठीक है। तो ये एन्यूप्लॉइडीज़, पॉलीप्लॉइडीज़, मोनोसोमी, ट्राइसोमीज़, ये कॉज होती हैं, ये भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस में। तो जेनेटिक फैक्टर्स इनका रोल हो गया, ठीक है। दूसरा एनाटॉमिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एनाटॉमिक डिसऑर्डर्स में कौन से हो सकते हैं? उसमें यूट्राइन एनॉमलीज़ हैं, ठीक है। यूट्राइन एनॉमलीज़ में अगर हम यूट्रस को देखें तो उसमें सर्विक्स है, ठीक है, ओवरऑल यूट्रस की एनाटमी है, और इनसाइड एंडोमेट्रियम है। इन 3 फैक्टर्स को अगर माइंड में रखें तो यूट्रस की एनाटमी देखने में
उसकी एबनॉर्मलिटी हो सकती है जिसको मुलेरियन एनॉमलीज बोलते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ बोलते हैं। उसमें सेप्टेट हो सकता है, बाइकॉर्नेट यूट्रस हो सकता है, यूट्रस डायडेल्फिस हो सकता है। सेप्टम में तो सिर्फ एक सेप्टम बना होगा यूट्रस में। बाइकॉर्नेट और जो उसमें दोनों साइड्स पे अगर स्मॉल आइडेंटेशन है तो उसको सेप्टेट यूट्रस बोलेंगे। अगर वो आइडेंटेशन ज़्यादा डीप नीचे तक है तो वो बाइकॉर्नेट, 2 कॉर्नर होंगे यूट्रस के। और अगर यही कंप्लीट डिवाइड कर रहा है यूट्रस को तो वो यूट्रस डायडेल्फिस हो जाएगा, जिसका सेपरेट साथ में दोनों साइड पर सेपरेट यूट्रस होगा। तो यूट्राइन एनॉमलीज इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स ये वाले हो गए। इसके अलावा सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या डिसफंक्शन, जिसको पहले सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहा जाता था, वो एक कॉज हो सकती है। और एनाटॉमिकल फैक्टर्स में एंडोमेट्रियल कैविटी से रिलेटेड ये है कि जो उसको डिस्टॉर्ट करे, जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है, या फिर जो एशरमैन सिंड्रोम होता है जिसमें एडिहेंस बन जाती है रिपीटेड ईएनसीज के बाद उसमें एडिहेंस डेवलप हो जाती हैं, या पेल्विक टीबी की हिस्ट्री हो गई तो उसमें एशरमैन सिंड्रोम एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो गया। और एंडोमेट्रियम को डिस्टॉर्ट करने के लिए फाइब्रॉइड्स है जिसमें वेस्कुलराइजेशन एबनॉर्मल हुई होती है उस जगह के ऊपर, और मायोमेट्रियम डिस्टॉर्टेड होती है, एनाटमी डिस्टॉर्ट होगी, इम्प्लांटेशन के लिए प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली इन पेशेंट्स में देखा गया कि इनके अंदर जो HOX10 जीन होती है, HOX10 जीन, जो कि डिफ्रेंशिएशन कारी होती है और इम्प्लांटेशन में रोल प्ले कारी होती है एंडोमेट्रियम के, वो इनमें मिसिंग होती है जिन पेशेंट्स में यूट्रस विद फाइब्रॉइड्स होता है। तो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, एक तो सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस या यूट्रस डायडेल्फिस, जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो गए ये आ गया। इसके अलावा सर्वाइकल इनसफिशिएंसी और डिसफंक्शन ये कॉज होगी। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स कॉज होगी जो एंडोमेट्रियम को डिस्टॉर्ट करेंगे, और एशरमैन सिंड्रोम जिसमें एडिहेंस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। एनाटॉमिक में ये हो गए। एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनाटॉमिक, उसके बाद एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं। एंडोक्राइन फैक्टर्स में जो रिकरेंट मिसकैरेजेस की कॉज है, जो स्पोरेडिक मिसकैरेजेस में ज़्यादा कॉमन होती है, डायबिटीज़, थायराइड, ये अगर परसिस्ट करती हैं, या स्पेशली एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ पेशेंट्स में बाज़ वक़्त एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी होती हैं, तो ये रिकरेंट मिसकैरेजेस भी कॉज कर सकती हैं। और अगर डायबिटीज़ में वो पेशेंट हिस्ट्री दे रही है, सजेस्टिव है जो कि डायबिटीज़ की, या प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, तो वो रिकरेंट मिसकैरेजेस भी कॉज कर सकती है, अनकंट्रोल डायबिटीज़। ज़्यादा थायराइड और जो डायबिटीज़ हैं वो स्पोरेडिक मिसकैरेज की कॉज में है, लेकिन इनडायरेक्टली ये रिकरेंट मिसकैरेज भी कॉज करती हैं। अच्छा, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में एक और जो है वो ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी है प्रोजेस्टेरोन की, जो कि एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन। तो प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी सपोर्ट नहीं होगी प्रेगनेंसी को, और फीटल लॉस हो सकता है, ये कॉज होगी। इसके अलावा PCOS है, वो भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, उसमें हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है और हाइपर एंडोजिनीमिया देखा गया है कि रिकरेंट मिसकैरेजेस की कॉज में रोल प्ले करता है। और इसमें रिकरेंट मिसकैरेज, अगर मेटफॉर्मिन देते हो आप पेशेंट को, तो उसमें इसका जो है उसका रोल है मेटफॉर्मिन का, कि वो रिकरेंट मिसकैरेज को प्रिवेंट करने में रोल प्ले करता है। इन्फेक्टिव फैक्टर्स की जहाँ तक बात करें, इन्फेक्शंस जो हैं, अगर किसी इन्फेक्शन की एबिलिटी है कि वो परसिस्ट करे जेनिटल ट्रैक्ट में, तो वो रिकरेंट मिसकैरेज कॉज कर सकता है। अदरवाइज़ ये स्पोरेडिक मिसकैरेज कॉज करेगा, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस है जैसे, तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है प्री टर्म डिलीवरी, मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस कॉज कर सकती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर है तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज भी कॉज करेगी, लेकिन स्पोरेडिक की रीज़न होगी। जैसे परसिस्टेंट इन्फेक्शन में क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस अगर वो जेनिटल ट्रैक्ट में परसिस्ट करता है तो वो रिकरेंट मिसकैरेज कॉज कर सकता है। तो इन्फेक्शन जिसकी एबिलिटी है जेनिटल ट्रैक्ट में परसिस्ट करने की, वो रिकरेंट मिसकैरेज में रोल प्ले करेगा। अदरवाइज़ ये स्पोरेडिक मिसकैरेजेस की कॉज है इन्फेक्शन। और टॉर्च इन्फेक्शंस को गाइडलाइंस में मेंशन किया गया कि उसकी जनरल स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है फॉर रिकरेंट मिसकैरेजेस, क्योंकि ये इन्फेक्शंस जो हैं ये परसिस्ट नहीं करते जेनिटल ट्रैक्ट में। अगर आपको सस्पिशन है, फीवर, फ्लू, रैश की हिस्ट्री दे रही है पेशेंट, तो आप उसमें ये टेस्ट करा लो। रुबेला का इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि रुबेला की अगर नेगेटिव आ जाता है तो इन पेशेंट्स को आप इम्यूनाइजेशन के लिए गाइड करते हो कि पोस्ट प्रेगनेंसी इम्यूनाइज करेंगे, या प्री प्रेगनेंसी आती हैं तो इनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करें, और 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगी, कंसीव नहीं करेंगी। तो उसका ये सिग्निफिकेंस है रुबेला स्क्रीनिंग का। थ्रोम्बोफिलिक फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक्वायर्ड है और इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड में प्रोटीन C, प्रोटीन S, फैक्टर 5, लेडिन, एंटीन थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसीज होती हैं, तो इनके आप टेस्ट करा लेते हो। इसके अलावा जो एक्वायर्ड है उसमें एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ठीक है। और एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो है उसमें क्राइटेरिया है डायग्नोसिस के लिए, जिसमें क्लिनिकल क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं सेपोरोस क्राइटेरिया, SAPPOROS, स्पोरोस
सेपोरोस क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस की एक एपिसोड होगी, 1 और मोर एपिसोड्स ऑफ आर्टीरियल, वीनस और स्मॉल वेसल थ्रोम्बोसिस। और दूसरा इसमें प्रेगनेंसी मोबिलिटी क्या होगी कि 1 और मोर अनएक्सप्लेन्ड इसकी डेथ्स होंगी या बिफोर 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल फीटस होगा, या फिर 1 और मोर प्री टर्म बर्ड्स होंगी बिफोर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जो किसी प्लेसेंटल कॉज की वजह से हो सकती हैं, प्री क्लैम्शिया की वजह से हो सकती हैं। और तीसरा इसमें ये होगा प्रेगनेंसी मोबिलिटी के अंदर कि 3 और मोर अनएक्सप्लेन्ड कंसेक्टिव स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस होंगी बिफोर 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। लेबोरेटरी क्राइटेरिया क्या होता है कि इनके जो लैब टेस्ट होंगे जिसमें चाहे ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी है, IgM IgG, या एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन है, 12 वीक्स अपार्ट 2 इनके जो टेस्ट होते हैं, 2 दफ़ा जो आप कराते हो 2 ओकेजन्स पे, वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये इसका क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ APLS, और इसको भी इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे अगर ये कॉज आपको मिल जाती है तो। ये रिकरेंट मिसकैरेज की कॉज है। और इसके अलावा जो है वो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। मदर जो है उसके लिए फीटस समटाइम्स एक फॉरेन एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है, इसका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स फीटस के अगेंस्ट होता है, और तो वो इसमें कोई ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है, ना ही गाइडलाइंस में अगर ऐसा कुछ है। और इसमें उन्होंने चेक किया है डोनर ल्यूकोसाइट्स दे के, ट्रोफोब्लास्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रीटमेंट दे के, पैटर्नल वाइट ब्लड सेल्स के साथ इम्यूनाइज करके, ताकि मदर की इम्यूनिटी बूस्ट अप हो सके, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लेकिन किसी का भी कोई प्रोटेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देखा गया मदर में, क्योंकि इससे बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हुए हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक और हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है। इसलिए इम्यूनोथेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस और प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस। इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कैफ़ीन है। कैफ़ीन स्पेशली 300 मिलीग्राम से अगर, या 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी डेली अगर यूज़ करती है पेशेंट, और अल्कोहल 5 और मोर यूनिट्स पर वीक यूज़ कर रही है, तो ये स्पोरेडिक मिसकैरेजेस की कॉज है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस एक कॉज है पेशेंट में तो ये रिकरेंट भी कॉज कर सकती है। ओबेसिटी जो है वो रिकरेंट मिसकैरेजेस और स्पोरेडिक दोनों में उसका रोल है ओबेसिटी का। इसके अलावा NSAIDs और एंटी डिप्रेसेंट्स जो पेशेंट यूज़ करती हैं उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें अगर पेशेंट का मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। और ये सब कॉजेज़ होगी। एक दफ़ा कॉजेज़ रिवाइज़ कर लेते हैं, कॉजेज़ माइंड में होंगी तो हम उस पेशेंट को मैनेज करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। उसमें जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उसमें एज है पेशेंट की, ठीक है, अगर एज ज़्यादा है तो आपने माइंड में रख लेना है कि इसमें तो वैसे भी इनमें oocytes की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो इसमें रिकरेंट मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स, मैन में जो एज बताई है 40 ईयर्स, अगर मैन की 40 है और फीमेल की 35 से ज़्यादा है तो इनमें चांसेस होते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस के। इसके अलावा जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है तो नेक्स्ट टाइम मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीवियस एक मिसकैरेज है तो नेक्स्ट टाइम जो है 15% चांस है, प्रीवियस 2 मिसकैरेज है नेक्स्ट टाइम 25% है, प्रीवियस 3 हैं तो नेक्स्ट टाइम 45, और प्रीवियस 4 है तो नेक्स्ट टाइम 54% चांस होता है कि उसको मिसकैरेज हो जाए। लेकिन अगर एक मिसकैरेज प्रीवियस है तो पेशेंट को अपने काउंसिल करना है कि जहाँ 15 to 20% रिस्क है नेक्स्ट मिसकैरेज का, वहाँ 70% चांसेस हैं कि वो लाइव बर्थ और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो। तो पॉजिटिवली अपने काउंसिल करना है पेशेंट को। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली, जिसमें पेरेंटल रोबोस्टोनियन ट्रांसलोकेशंस हैं या फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस हैं, वो रोल प्ले करती हैं, ठीक है, इसमें। और इसके अलावा फीटल एनियोप्लॉइडीज़, पॉलीप्लॉइडीज़, मोनोसोमी, ट्राइसोमीज़, ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कॉज हो गए। इसके अलावा एनाटॉमिक फैक्टर्स हैं जिसमें फाइब्रॉइड्स हैं, एशोमेन सिंड्रोम है, यूट्राइन एनोमलीज़ हैं और सर्वाइकल इंसफिशिएंसी है। और एंडोक्राइन फैक्टर्स में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और थायराइड डिसफंक्शन है। और इसके अलावा PCOS है, ये सब एंडोक्राइन कॉजेज़ हैं। इन्फेक्टिव फैक्टर्स में कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन है जेनिटल ट्रैक्ट में, जैसे क्लेमीडिया है, तो उसका रोल है कि वो रिकरेंट मिसकैरेज कॉज करेगा। थ्रोम्बोफिलिक फैक्टर्स में एक्वायर्ड में APLS है, और इनहेरिटेड में इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास जो प्रोटीन C, प्रोटीन S और एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसीज हैं। और इसके अलावा जो है वो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सिगरेट, अल्कोहल, कैफीन एंड ओबेसिटी, ये सब कॉजेज़ हैं।
और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा NSAIDs और एंटी डिप्रेसेंट्स अगर यूज़ कर रही हैं तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे इन पेशेंट्स की, कि उसमें प्री प्रेगनेंसी आप देख लोगे, उनका डिटर्मिन कर लोगे कि उनमें अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लोगे, ठीक है। प्री प्रेगनेंसी आपने पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करती है तो आपने डिटेक्ट कर लेना है कि उसकी लास्ट प्रेगनेंसी में उसकी जो कार्डिक एक्टिविटी थी वो आई थी और आने के बाद फीटल लॉस हुआ था या उससे पहले। अगर तो ब्लाइटेड ओवम था, ठीक है, कार्डिक एक्टिविटी नहीं थी, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें कोई अनॉमलस जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी उसकी कॉज थी, ठीक है। ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो एनएम्ब्रियोनिक ब्लाइटेड ओवम कहते हैं या एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर सिर्फ बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी था, टेस्ट था लेकिन अल्ट्रासाउंड पे कुछ भी नहीं दिखा था, तो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्रोमोसोमल है, ये उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगी। अगर 6 to 8 वीक पे प्रेगनेंसी का लॉस हुआ, एम्ब्रियोनिक था या फीटल था ग्रेटर देन 8 वीक्स, कार्डिक एक्टिविटी थी और उसके बाद मिसकैरेज की तरफ चला गया, तो तब अपने माइंड में सोचना है कि APLS की तरफ ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्री प्रेगनेंसी जब पेशेंट आएगी तो आपने इसे डिटेल हिस्ट्री लेनी है उससे। और इसके अलावा जो यूट्राइन एनॉमलीज़ हैं तो वो डॉक्यूमेंट हुआ होगा अगर प्रीवियस उसकी इसका मिसकैरेज था, तो एक तो हिस्टोपैथोलॉजी के उसके पास रिपोर्ट होगी जिस पे हो सकता है फीटल कैरियोटाइपिंग भी हुई हो, कोई मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं थी, ठीक है, और प्रेगनेंसी थी भी है नहीं तो हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट पे कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, अगर कैरियोटाइपिंग हुई हुई है तो पता लग जाएगा कि कोई ट्रांसलोकेशन तो नहीं थी बेबी के अंदर, अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन। और साथ ही साथ अगर कोई अल्ट्रासाउंड उसके पास मौजूद है तो यूट्राइन एनॉमलीज़ का भी पता लग जाएगा। इसके अलावा आपने हिस्ट्री में पूछना है कि जब उसको ब्लीडिंग हुई थी तो वो पेनफुल थी या पेनलेस ब्लीडिंग थी, यानी उसमें कोई रेज ब्लड प्रेशर या एब्रप्शन की हिस्ट्री तो नहीं थी, या पेनलेस डिलीवरीज जो मिड ट्राइमेस्ट्रल लॉसेस हैं पेनलेस हो सकते हैं सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की वजह से हो, तो रूल आउट करना है। साथ ही साथ जो है वो कोएग्जिस्टिंग पैथोलॉजी लाइक थ्रोम्बोफिलियस इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, ठीक है, उन सब का पूछ लेना है। और जो बाकी जितनी भी कॉज रूल आउट, कोई डायबिटीज़ या थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। प्री प्रेगनेंसी में आपने कॉज हेरिडिटी ये सब चीज़ें स्पेसिफाई कर लेनी है कि पेशेंट किस तरफ जा रही है। अगर कोई कॉज नहीं मिलती तो पेशेंट को रीअश्योर करना है कि उसमें ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट टाइम कि वो सक्सेसफुली कंसीव कर सकें। डिटेल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, जनरल असेसमेंट देखनी है, साइंस देखने हैं, एंडोक्राइन डिजीज़ तो नहीं है कोई इसमें, डायबिटीज़, PCOS, एक्नी, आर्सोटिज्म वगैरह, थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें आप जनरली देख लोगे। अच्छा, साथ ही अल्ट्रासाउंड पे आप जेनिटल ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज़ देख लोगे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसका, और सर्वाइकल स्टेनोसिस वगैरह तो नहीं है कोई ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से। तो ये सब चीज़ें आप उसके एग्जामिनेशन एक तो डिटेल होगा, वहीं से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जो अकॉर्डिंग टू आप सिनेरियो करोगे, उसमें कैरियोटाइपिंग आप करा सकते हो, अगर प्रीवियस हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट मौजूद है पेरेंटल कैरियोटाइपिंग करा सकते हो। और उस पर अगर पेरेंट्स की अगर बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन है तो उसमें आपने उनको मेक श्योर कराना है कि आपके पास नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 70% चांस है कि सक्सेसफुल हो, और ओनली 1% जो बेबीज़ होते हैं उनमें अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है। अदरवाइज बैलेंस ट्रांसलोकेशन होती हैं जो फिनोटाइपिकली बेबीज़ जो है नॉर्मल होते हैं, अनटिल अनलेस के एबनॉर्मल सेग्रीगेशन ना हो क्रोमोसोम्स की। तो आप उनको काउंसिल करना है। पेरेंटल अगर इसके अलावा जो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड है, उस पर आपको कोई PCOS का प्रॉब्लम है या यूट्राइन एनॉमली है उस पर डिटेक्ट हो जाएगी। फाइब्रोइड वगैरह का पता, एडहेरेंस, अगर कोई इस तरह फर्दर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप हिस्टेरोस्कोपी करा सकते हो, सोनोहिस्टेरोग्राफी करा सकते हो, और अगर कोई सेप्टम है तो हिस्टेरोस्कोपिक रिजेक्शन कर सकते हो उसकी। उसमें ये है कि मोबिलिटी बढ़ जाती है, इनफर्टिलिटी, एडहेरेंस बन जाती हैं, तो इसलिए लेकिन इस पर स्टडी जारी है कि हिस्टेरोस्कोपिक रिजेक्शन जो है वो किस हद तक सक्सेसफुल है। साथ में अगर उसका जो यूट्रोडायडेल्फिस है या बार कॉर्नेट है तो उसमें मेट्रोप्लास्टी की जाती है, उसमें भी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मोबिलिटी है। और साथ में इंटरट्रेंड एडहेरेंस है तो हिस्टेरोस्कोपिकली आप एडहेरेंस रिमूव कर देते हो। फाइब्रोइड है तो GNRH देकर उसका साइज़ रिड्यूस करोगे और उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हो फाइब्रोइड को परक्यूटेनियस थर्मल एब्रेजन के थ्रू भी, या किसी भी मेथड से फर्टिलिटी इंप्रूव कर जाएगी, मायोमेक्टमी कर सकते हो। इसके अलावा और टेस्ट जो हैं लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन में कैरियोटाइप और पेल्विक अल्ट्रासाउंड के अलावा उसमें FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन वगैरह करा सकते हो। APLS की सस्पेशन है तो आप ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ IgG या IgM कराओगे। और साथ में एक्टिवेटेड प्रोटीन C, फैक्टर 5, लेडिन, प्रोथ्रोम्बिन, जीन म्यूटेशन ये चेक कर लेते हो। रूबेला की तो वैसे भी रिकमेंडेड है, वो आप करोगे। साथ में बेसलाइन टेस्ट कराओगे, ब्लड ग्रुप
रीसस स्टेटस वगैरह देख लोगे, उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, तो वो भी रूल आउट हो जाएगा। सिलेक्टेड पेशेंट्स में जो है वो आप हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हो, 3 डायमेंशन पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। थ्रोम्बोफिलिया टेस्टिंग में प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोम्बिन 3 ये सब करोगे स्पेसिफिक टेस्टिंग में। अगर पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करोगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हो, सर्वाइकल लेंथ आप उसकी चेक करोगे 12-13 वीक्स पे, और साथ में उसका जो है अगर उसमें रिकमेंडेड है और हिस्ट्री बेस्ड सर्कलाज रिकमेंडेड है, ये अल्ट्रासाउंड बेस्ड सर्वाइकल शॉर्टनिंग है और प्रीवियस हिस्ट्री है मिड ट्राइमेस्ट्रल लॉस की, तो उनमें आप सर्वाइकल सर्कलाज रिकमेंड करोगे। अदरवाइज रिकरेंट मिसकैरेजेस में विदाउट अ टिपिकल हिस्ट्री फॉर मिड ट्राइमेस्ट्रल लॉसेस या प्री टर्म बर्थ सर्वाइकल सर्कलाज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वेजाइनल स्वैब ले लोगे, कोई बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो उसमें इस टाइम जो है मिसकैरेज हो सकता है इस वजह से, तो आपने सारी कॉजेज़ को अपने तौर पे रूल आउट कर लेना। अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिस्कस करें तो जेनेटिक फैक्टर्स में तो आपने पेशेंट को काउंसिल करना है। अगर उसमें जो है वो ट्रांसलोकेशंस का इशू है पेरेंटल जीनोम में और उसकी आपने टेस्टिंग कराई है, तो उसको आप IVF रिकमेंड कर सकते हो, जिसमें 30% लाइव बर्थ का चांस है, लेकिन आप उसको साथ ही काउंसिल करोगे कि नेक्स्ट टाइम जो आप कंसीव करोगे वो नेचुरल कंसेप्शन होगी और 70% चांस है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का। और इसके अलावा एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है तो सर्जिकली आप करेक्ट कर सकते हो स्टेरोस्कोपिकली, और अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको डिटेक्ट हुआ है तो मज़ीद कंफर्मेशन के लिए स्टेरोस्कोपी करोगे और साथ ही आप उसको रिजेक्ट कर दोगे सेप्टम वगैरह है तो। और एंडोक्राइन फैक्टर्स में अगर डायबिटीज़ है तो उसमें मेटफॉर्मिन आप पेशेंट को दोगे, और डायबिटीज़ रिलेटेड टाइट ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल और साथ में मेडिकेशंस, एक्सरसाइज और वेट लॉस, और जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है थायराइड से रिलेटेड या थायरोक्सिन लीवोथायरोक्सिन आप दे सकते हो पेशेंट को। अगर एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ हैं प्रेजेंट उसमें तो उसका रोल है। इन्फेक्शंस में इन्फेक्शंस को अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लोगे, अगर रिपोर्ट अगर कल्चर पॉजिटिव आता है उसका। APLS है तो हेपरिन और लोपरिन एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म स्टार्ट करा दोगे, और साथ में क्लैक्सेन आपने जब फीटल कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है अल्ट्रासाउंड पे सैक बन जाता है तो आप उसके साथ ही क्लैक्सेन स्टार्ट करा दोगे पेशेंट को। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एंटी TNF अल्फा एजेंट का कोई रोल नहीं है। आप पेशेंट को ना ही ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स दोगे क्योंकि इसमें प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री क्लैम्शिया होगा, जेस्टेशन डायबिटीज़ होगा, तो उसमें आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है। प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करोगे 3 मंथ्स प्रायर टू कंसेप्शन, और प्रेगनेंसी में रेगुलर फॉलोअप रखोगे उसका 5 वीक्स पे, फिर उसके बाद 6 वीक्स पे आप स्कैन करके कंफर्म करोगे कार्डियक एक्टिविटी कब आती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका क्लोज फॉलोअप रखना है आपने। जो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी में आपको फीचर्स नजर आएंगे अल्ट्रासाउंड पे सर्वाइकल शॉर्टनिंग के, उसमें एक तो सर्वाइकल लेंथ शॉर्टन होगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेस दैन 25 mm है तो वो कन्फर्मेटरी है फॉर सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ। और दूसरा उसमें एक तो सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट होगी, फनलिंग होगी, ठीक है, वो आप प्रेस करोगे तो उसका हो सकता है उसकी मेम्ब्रेन जो बल्ज कर रही हूँ फंडल प्रेशर की वजह से या नहीं भी स्पॉन्टेनियसली भी सर्विक्स में बल्ज कर रही होंगी, मेम्ब्रेन्स प्रोलैप्स होगा उसका। और इसके अलावा जो है फनलिंग होगी इंटरनल लॉस की। तो ये 3 फीचर्स, फनलिंग ऑफ इंटरनल लॉस, बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स इनटू सर्विक्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर और स्पॉन्टेनियसली, और थर्ड जो है वो शॉर्टनिंग ऑफ एंडोसर्विकल कैनाल। तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के लिए अल्ट्रासाउंड पे। सर्कलाज जो है वो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ किस तरह से लगाना है। इसमें मैकडोनल्ड सर्कलाज है, नंबर 1 सिल्क यूज़ कर सकते हो, मार्सलिन टेप होती है, और शिरोत्कर सुचर होता है, ठीक है। जो मैकडोनल्ड्स है उसमें तो आप आउटसाइड सर्विक्स विदाउट एनी इंसिजन आप उसको 12, 9, 6 एंड 3 PM पे आप लगाओगे। एंटीरियरली नॉट लगाते हो क्योंकि पोस्टरली ज़रा डिफ़िकल्ट होता है नॉट को रिमूव करना, और इसके अलावा जो है बहुत लॉन्ग थ्रेड रखने की ज़रूरत नहीं है। शिरोत्कर जो होता है उसमें एंटीरियर सर्विक्स के ऊपर आप इंसिजन देते हो और ब्लैडर को सेपरेट करते हो, और इसके अलावा आप एक साइड से नीडल के थ्रू आप टेप मार्सलिन टेप पास करते हो, फिर दूसरी साइड से दोनों को आपस में टाई कर देते हो। ये जो इंसिजन होते हैं ट्रांसवेजाइनली आप रिमूव नहीं कर सकते, इसको पर एब्डोमिनल रिमूव किया जा सकता है, और जब टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसको सिजेरियन के थ्रू बेबी को निकालने के बाद, डिलीवर करने के बाद इसको नॉर्मली इन साइटू रखा जाता है, निकाला नहीं जाता स्टिच को जब तक कि रिकमेंडेशन ना हो। और इसके अलावा इसकी किन पेशेंट्स में श्रोतकर यूज़ किया जाता है या पर एब्डोमिनल सर्कलाज लगाया जाता है।
शिरोडकर तो कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है, मैकडोनल्ड्स की आप दोनों यूज़ कर सकते हो। जो ट्रांस एब्डोमिनल होता है सर्वाइको इस्मिक सर्कलाज, वो किन पेशेंट्स में लगाया जाता है जिनमें सर्वाइकल फेलियर हो जाता है सर्कलाज का, वो या फिर कोई सर्विकल सिनोसिस है, सर्जरी है, ट्रोमेटिक सर्विक्स है, या सर्विसाइटिस डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाइकोवेजाइनल फिस्टुला है तो उसमें ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज जो है वो लगाया जाता है। सर्कलाज को 24 वीक से पहले आफ्टर 12 वीक्स जब कंफर्म हो जाए कि वायबल प्रेगनेंसी है, कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह नहीं है उसमें, तो उसके बाद लगाते हैं और 37 वीक्स पे इसको रिमूव कर दिया जाता है। APLS में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है पेशेंट में? एक तो वो प्लेसेंटल मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन नहीं होने देती, दूसरा वहाँ पे थ्रोम्बोसिस कॉज करती हैं, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वहाँ पे क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से फिटल लॉस हो जाता है। गाइडलाइंस जो ग्रीन टॉप गाइडलाइंस नंबर 17 है अप्रैल 2011, उसमें अगेन यही सारी बातें हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए कि एज मैन की एज 40 और वीमेन की जो है वो 35 से ज़्यादा है। प्रीवियस रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। APLS, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। APLS 15% केसेस में रिकरेंट मिसकैरेजेस कॉज कर रही होती है, और एम्ब्रियो एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं जो कि 30 to 57% जो है रिकरेंट मिसकैरेजेस में रोल प्ले करती हैं। यूट्राइन एनॉमलीज़ हैं 1.8 to 37.6% रोल प्ले कर रही होती हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज कॉज करता है, और जो सेप्टेट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज कॉज करेगा। सर्वाइकल वीकनेस हमने डिस्कस कर लिया। एंडोक्राइन फैक्टर्स, डायबिटीज़, थायराइड, PCOS, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इन्फेक्टिव अगर इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है तो वो भी रिकरेंट कॉज कर सकता है। अच्छा, एंटी कार्डियोलिपिन जो APLS के लिए आप करा रहे होते हैं, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़, उसके लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो कराते हो, और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट के लिए जो टेस्ट है वो रसल वाइपर वीनोम टाइम टेस्ट है, ठीक है। ये रसल वाइपर वीनोम VENOM टाइम टेस्ट, ये टेस्ट का नाम याद रखना है। ल्यूपस एंटीकोगुलेंट के लिए एंटीबॉडीज़ के लिए रसल वाइपर विनोम टाइम टेस्ट है, और जो एंटी कार्डियोलिपिन के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है। इसके अलावा कैरियोटाइपिंग RPOCs की कराते हो, अगर उस पर प्रॉब्लम आता है तो फिर पेरेंटल टेस्टिंग भी आप कराओगे साथ ही। अच्छा, इसके अलावा पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हो, और अगर मज़ीद ज़रूरत पड़े तो HST या हिस्टेरो स्कोपी या लेप्रोस्कोपी या 3D अल्ट्रासाउंड मज़ीद आप पेशेंट को एडवाइस कर देते हो। मेटफॉर्मिन का रिकरेंट मिसकैरेजेस में रोल है, और HST देने का कोई रोल नहीं है, या जिनमें LH लेवल बहुत ज़्यादा है उन पेशेंट्स में भी उनको ट्रीट करने का वो कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी आउटकम से रिलेटेड कोई उसमें नहीं है रिकरेंट मिसकैरेजेस से रिलेटेड। इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। हेपरिन जो है वो हम देंगे, लेकिन हेपरिन का सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में रोल है, लेकिन जो इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास के पेशेंट हैं जिनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है उसमें हेपरिन का रोल नहीं है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास वाले पेशेंट्स में सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो उसमें हेपरिन का रोल है, लेकिन इन्हीं पेशेंट्स में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री है तो नहीं है। बाकी एक्वायर्ड APLS में उसमें तो हेपरिन भी देंगे और लोपरिन भी मस्त देना ही देना है। अगर अनएक्सप्लेन मिसकैरेजेस हैं तो गुड प्रोग्नोसिस है। इसके अलावा टेंडर लविंग केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइटी या डिप्रेशन है पेशेंट को तो उसमें जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज के। जो गाइडलाइंस में चीज़ें हैं वो मैंने लेक्चर में मोस्टली कवर कर दी हैं, वही सब कुछ गाइडलाइंस है। मैनेजमेंट सब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। सर्वाइकल सर्कलाज की भी गाइडलाइंस हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं सर्कलाज की। उसमें हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज है जिसमें पेशेंट हिस्ट्री देगी 3 और मोर मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस की या प्रीटर्म बर्थ की। 2 से ज़्यादा हैं तो उस पर इंडिकेटेड नहीं है। 3 या 3 से ज़्यादा अगर हिस्ट्री देती है हिस्ट्री तो हिस्ट्री बेस्ड सर्कलाज लगाते हैं आप पेशेंट को। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज होता है कि उन पेशेंट्स में लगता है जिसमें अल्ट्रासाउंड पे 25 mm से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्वाइकल लेंथ कम होती है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है और साथ में इसके प्रीवियस 1 हिस्ट्री होती है प्रीटर्म बर्थ की। अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे शॉर्ट लेंथ आई है और प्रीवियस कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है तो वो इंडिकेशन नहीं है सर्वाइकल सर्कलाज की। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड में सिर्फ फनलिंग नज़र आ रही है और सर्वाइकल लेंथ शॉर्टन नहीं है तो इन पेशेंट्स में भी सर्कलाज नहीं लगाते अनटिल एंड अनलेस इनमें साथ में बाकी फीचर्स भी जो है वो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की आपको नज़र आए, जिसमें शॉर्ट एंड लेंथ होगी इसकी या बल्जिंग होगी मेम्ब्रेन्स की।
इन पेशेंट्स को ये है कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनको क्लोज सर्विलेंस में रखना है, मॉनिटरिंग में रखना होता है इन पेशेंट्स को। इसके अलावा ट्रांसवेजाइनल सर्कलाज है, एक हाई ट्रांसवेजाइनल सर्कलाज है जो शिरोधकर है, और रेस्क्यू सर्कलाज है। रेस्क्यू सर्कलाज में गाइडलाइंस में मेंशन्ड है, नंबर जो गाइडलाइंस ग्रीन टॉप गाइडलाइंस नंबर 60 है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि रेस्क्यू सर्कलाज अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलिटेशन है, एडवांस डायलिटेशन है, या मेम्ब्रेन्स बल्ज करनी है एक्सटर्नल ऑस के बाहर, तो उस केस में आप नहीं लगाओगे। अदरवाइज़ आप सर्वाइकल सर्कलाज अगर लगाते भी हो तो 5 वीक्स का मार्जिन आपको मिल जाता है, और उसमें साथ में इन्फेक्शन के प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो उसमें यह है कि आप डिले नहीं करोगे। अगर प्रेजेंटेशन पे आपको इस तरह का विजाइनल डिस्चार्ज की पेशेंट ने कंप्लेंट की है, ब्लीडिंग की, और आपने उसका एग्जामिनेशन किया और उस पर आपको जो है डायलिटेशन मिल रही है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल उसके बाहर बल्जिंग नहीं है और डायलिटेशन भी 4 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप सर्वाइकल सर्कलाइज लगा सकते हो। इसके अलावा जो है सर्वाइकल सर्कलाज में प्री ऑप एंटीबायोटिक्स जो हैं या पेरी ऑपरेटिव टोकोलिटिक्स या साथ में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट ये रिकमेंडेड नहीं है, और हमारे सेटअप में भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम पेशेंट को इन्वेसिव प्रोसीजर करके साथ में एंटीबायोटिक्स देते हैं, हर पेशेंट को देते हैं। और इसके अलावा जनरली हर पेशेंट का आप प्रायर टू सर्कलाज प्रोसीजर आपने उसका स्वैब नहीं लेना। अगर उसका ऑलरेडी इन्फेक्शन की कंप्लेंट कर रही है या फिर लिया हुआ है और कल्चर पे पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको ट्रीट करने 1 वीक के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे के उसके बाद आप सर्कलाज लगाएं। लेकिन पेशेंट रैंडमली आपके पास आती है और कोई ऐसी वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट नहीं है, तो उसको आप सर्कलाज लगा सकते हो। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि रूटीन आपने उसकी स्वैब लेने हैं और उसके बाद आप सर्कलाज के लिए प्रोसीड करोगे। बाकी जो सुचर मटेरियल होता है, किस टाइप का सर्कलाज लगाना है, ये कौन सा एनेस्थीसिया देना है, ये सब सर्जन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इंटरकोर्स के लिए कोई इसमें गाइडलाइंस में कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आपने उसको जो है वो अवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स के लिए पेशेंट को गाइड करना है। और बेड रेस्ट से भी रिलेटेड ये है कि अब पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसमें बेड रेस्ट ज़्यादा अगर बेनिफिशियल है तो आप बेड रेस्ट एडवाइस कर दो, अदरवाइज़ अगर वो उसका ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है तो वो बेड रेस्ट के बगैर भी रह सकती है। वेट लिफ्टिंग और बाकी जो आप जनरल एहतियात बताते हो पेशेंट को, आप बता दो, लेकिन गाइडलाइन में स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट का या अवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सर्कलाज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज कब लगाते हैं हम, वो हमें पता होना चाहिए। 3 और मोर मिड ट्राइमेस्ट्रल लॉसेस और प्री टर्म बर्थ्स, इसमें वो बर्थ्स नहीं आती जो पेशेंट कहती है पेनलेस डिलीवरी हुई है, उसकी बेसिस पे आप लगा दो नहीं। 3 अगर 3 या 3 से ज़्यादा प्री टर्म बर्थ्स हैं या मिड ट्राइमेस्ट्रल लॉसेस हैं, तो उस बेसिस पे, इस हिस्ट्री की बेसिस पे आपने उसको अल्ट्रासाउंड लगाना है, बजाय इसके कि वो किसी एक डिलीवरी का हिस्ट्री दे रही है कि जो उसको पेनलेस डिलीवरी हुई है, उसकी बेसिस पे आप लगा दो नहीं। और दूसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड इंडिकेटर भी अपने सर्कलाज तब लगाना है अगर सर्वाइकल लेंथ उसकी 25 से कम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और उसके साथ उसको कोई हिस्ट्री भी है प्रीवियस जो है वो मिड ट्राइमेस्टर लॉस की या प्री टर्म बर्थ की, कोई एक हिस्ट्री भी है उसके पास, तो इस सूरत में आप अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज लगा सकते हो। एनेस्थेटिस्ट एनेस्थीसिया डिसाइड करेगा और साथ में जो सर्जन होता है वो सुचर मटेरियल के सिंगल सुचर यूज़ करना है या डबल सुचर यूज़ करना है पर स्ट्रिंग सुचर। इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने 2 सुचर या 2 पर स्ट्रिंग सुचर ही यूज़ करने हैं, और सर्जन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो शिरोधकर यूज़ करेगा या फिर मैकडोनल्ड्स जो सुचर है वो वाला मेथड इस्तेमाल करेगा। जो ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज लगाए जाते हैं उसमें 48 आवर्स हॉस्पिटल स्टे रिकमेंडेड है, और रेस्क्यू सर्कलाज में जिसमें प्री प्रॉम की, इन्फेक्शन की, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं, उसमें 24 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऑब्जर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन है इन गाइडलाइंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं सर्वाइकल, अगर फीटल डिस्ट्रेस है, IUD है, बच्चे में कोई लीथल डिफेक्ट है या ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, प्रॉम है या कोरियोमेनाइटिस है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सर्वाइकल सर्कलाज के लिए। रिकरेंट मिसकैरेजेस में जब पेशेंट आती है तो उसमें क्या हिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने उससे डिटेल बायोडेटा उससे लेना है, उसमें एज इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा ब्लड ग्रुप इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो आप रूटीन में उससे चीज़ें पूछते हो, और साथ में जो है एक तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स में पता है कि ब्लड ग्रुप जो है वो इससे
अगर नेगेटिव है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। एज 35 से ज़्यादा है तो उसमें रिकरेंट मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली पेशेंट्स में भी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, उसमें उससे स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन था या प्लान था, अनप्लान था या कंसीव्ड ट्रीटमेंट था, कैसे कंफर्म हुआ, नोजिया वॉमिटिंग से, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, अल्ट्रासाउंड डेटिंग स्कैन उस पर, या सिंगल था, ट्विंस था, फिटल हार्ट था या नहीं था, एन एम्ब्रियोनिक या ब्लाइटेड ओवम तो नहीं था, उसकी कार्डियक एक्टिविटी आई थी या नहीं आई थी, ये डिटेल पेशेंट से पूछ लेनी है। उसके पास कोई एविडेंस होगा, कोई रिपोर्ट होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है ब्लीडिंग का पूछ लेना है कि वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग थी या कोई मेडिकेशन दी थी, मेडिकल मैनेजमेंट हुई थी, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं थी, रुगैम वगैरह तो नहीं लगा उसको, महंगा इंजेक्शन, या फिर ENC हुई है तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है उसको मिली या नहीं, वो सैंपल भी जो आया था या नहीं, कैरियोटाइपिंग 10,000 से 15,000 तक की रेंज में है, आपने उससे रिलेटेड भी पूछ लेना है, कोई इतना एक्सपेंसिव टेस्ट तो नहीं हुआ उसका। तो ये सब चीज़ें पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लेना है। और साथ में आपने ये देख लेना है उसकी हिस्ट्री में कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री दे रही है या सेकंड। अगर फर्स्ट है तो आपका ज़्यादा ध्यान क्रोमोसोमल, APLS, ये तो मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर सेप्टेट यूट्रस हो यूट्राइन नॉर्मली तो वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज कॉज करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो जनरल कॉजेज़ हैं उसमें वो सारी आ जाती हैं, आपने रूल आउट तो सब करनी है, जिसमें PCOS है, मेडिकल डिसऑर्डर्स में SLE, थ्रोम्बोफिलियाज, डायबिटीज़, थायराइड, यूरिनरी बॉवल कंप्लेंट्स का भी उससे पूछ लेने, बाजू का इन्फेक्शन चल रहा होता है पेशेंट को, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपने उसको रूल आउट करनी है। अगर पेशेंट सेकंड ट्राइमेस्टर की जो है वो हिस्ट्री देती है तो उसमें आपने जो है उससे स्पेसिफिकली जो है सर्वाइकल इंसफिशिएंसी से रिलेटेड पूछना है कि सडन गश ऑफ फ्लूइड था फॉलोड बाय पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरीज की हिस्ट्री, ठीक है, मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस जो हैं उनकी हिस्ट्री, और वो सारी अपनी डिटेल में पूछ लेनी है। और इसके अलावा अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री दे रही है तो प्लेसेंटल एब्रप्शन ड्यू टू रेज्ड ब्लड प्रेशर या पेनफुल ब्लीडिंग की हिस्ट्री पूछ लेनी है उससे। और साथ ही एशरमन को भी आप रूल आउट कर लेंगे, कोई रिपीटेड ENCs तो नहीं हुई, कोई कफ, चेस्ट पेन वगैरह, कोई पेल्विक TB तो नहीं है। और साथ में उससे फाइब्रोइड से रिलेटेड पूछ लेना है। वैसे गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में भी HMB से रिलेटेड पूछ लोगे। जनरली भी आपने एब्डोमिनल स्वेलिंग का या कोई रसोली वगैरह तो नहीं है उसको तो आपने पूछ लेना है, कोई यूट्राइन मैस। मेडिकल डिसऑर्डर्स अपने सेकंड ट्राइमेस्टर अगर हिस्ट्री देती है तो उसमें भी अपने सारे रूल आउट करने हैं। लेकिन टॉप पे जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री दे रही है तो टॉप पे आपके माइंड में क्रोमोसोमल और APLS ये आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूट्राइन एनॉमली में सेपरेट यूट्रस का माइंड में रखना है और बाकी मेडिकल डिसऑर्डर्स सारे। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर हिस्ट्री दे रही है उसमें सबसे टॉप पे सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का, ठीक है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा यूट्राइन एनॉमलीज सेकेंड ट्राइमेस्टर कॉज करती हैं, साथ में प्लेसेंटल कॉज में प्री क्लैम्पशिया है, रेज ब्लड प्रेशर है तो वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा साइड बाय साइड मेडिकल डिसऑर्डर सारे रूल आउट करने हैं। एशरमैन सिंड्रोम को रूल आउट, पेल्विक TB, फाइब्रोइड और मेडिकल डिसऑर्डर्स सब पूछने हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें फैमिली हिस्ट्री में मिसकैरेजेस, एबनॉर्मल बेबी, स्टिल बर्ड्स और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, SLE, थ्रोम्बोफिलिया सब कुछ फैमिली में भी रूल आउट करने हैं आपने। और सर्जिकल हिस्ट्री में कोई यूट्राइन या सर्वाइकल सर्जरी तो नहीं हुई हुई उसकी पहले। और पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन इनटेक, ये सब पूछ लेना है। एग्जामिनेशन में BMI बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी इससे एसोसिएटकारी होती है, हर्सोटिज्म एक्ने के लिए देखना है उसको, थायराइड के लिए देखना है। डायबिटीज़ अगर चल रही है तो पेरिफेरल पल्सेस वगैरह देख लोगे आप, उसका न्यूरोपैथी के लिए चेक कर लोगे पेशेंट को। और ब्लड प्रेशर वगैरह वाइटल्स में देखोगे, BP का इशू हो तो भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो ये अपने एडिशनल साथ में चेक कर लेना है। और बेसलाइन सारी करानी है और स्पेसिफिक टेस्टिंग हमने डिस्कस कर लिया क्या कुछ इसमें हो सकता है। TBS यूट्राइन एनॉमली के लिए, PCOS के लिए, फाइब्रोइड को रूल आउट करने के लिए, APLS स्क्रीनिंग जो है एंड जिसमें एंटीकार्डियोलिपिन और ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, β2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज़ एंड डायबिटीज़। अगर हाई रिस्क पेशेंट है, रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर तो OGTT करा लोगे, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड अगर ऐसा कुछ इशू नहीं है। और साथ में थायराइड फंक्शन टेस्ट कराओगे और PCOS के लिए FSH प्रोफाइल वगैरह टेस्टोस्टेरोन करा लेते हो। इन पेशेंट में थ्रू आउट अपने मॉनिटर करना है पेशेंट्स को। प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड मस्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड, साथ में सप्लीमेंटेशन एडवाइस करनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिपीटेड स्कैन्स करने हैं इनके, कंफर्म करना है इंट्रा प्रेगनेंसी को, कोई ट्विंस तो नहीं है, ग्रॉस एनॉमलीज तो नहीं है, डिटेल एनॉमली स्कैन इनका होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने सारे जो कॉजेज हैं अगेन उनको देखना है कि पेशेंट में कोई इस तरह की कॉज ना हो, ब्लड प्रेशर का कोई इशू ना हो, सप्लीमेंटेशन प्रॉपर ले रही हो, एनॉमली स्कैन उसका हुआ वो
कोई और मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है उसके अंदर। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने रूल आउट करना है उसको, IUGR का कोई एलिमेंट तो नहीं चल रहा, बेबी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, फीटल मूवमेंट सही हैं, तो ये आपने सारा उसको देखना है उसके लिए। यहाँ पे हमारा रिकरेंट मिसकैरेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।